हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए हम इस दृष्टि की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमने आगे पढ़ लिया था, अब इससे आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एमपीआई 2023 सर्वाधिक बहुआयामी जो गरीबी वाले 5 राज्य हैं उनमें एक तो राज्य है, यानी कि बिहार। बिहार जो है यानी कि सबसे गरीब राज्य, उसके बाद झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये गरीब में है। इसके केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि सबसे कम गरीब जो राज्य है वो कौन सा है? वो केरल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। वर्ष 1921 में केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो दादर नगर हवेली और दमन दीव बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक सर्वाधिक जबकि पुडुचेरी में सबसे कम है। ठीक है। बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी जो हुई है वो, यानी कि गरीब लोग सबसे कम, यानी गरीबी जहाँ से खत्म हुई है सबसे पहले, तो वो पहले उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से और राजस्थान से। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, इसमें ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तीन ध्यान रख लेते हैं शुरुआत के। तो वायामी यानी कि जनसंख्या में जो कमी है, तो 5 राज्य देखो। बिहार, बिहार 1921 के मध्य वायामी सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश। तो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी तो हुई है, वो बिहार में हुई है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, फिर उसके बाद राजस्थान में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम आयामी वाली गरीब वाले जो 5 जिलों की बात करें यूपी के, अगर हम देखें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले, मतलब सबसे ज्यादा जहाँ गरीबी है वो है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर। वहीं अगर सबसे कम गरीबी की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे कम गरीबी है, उससे कम लखनऊ, और उससे थोड़ी सी ज्यादा कानपुर, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ में कम गरीबी है यूपी के। आगे हमारी जो योजना है वैभव फेलोशिप योजना, ये अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, यानी कि जिसे हम वैभव बोलेंगे, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये केंद्रीय एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक विषय को शामिल किया गया। नवाचार श्रेणी में ये रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई। वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मद्रास को प्रथम स्थान, यानी कि आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर आया। तो इंडिया रैंकिंग की अगर बात करें, देखो 30 5 संस्थान कौन कौन से, तो पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास चेन्नई, और चेन्नई शहर। दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि बेंगलुरु, और तीसरे नंबर पे भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे यानी मुंबई में, और आईआईटी कानपुर जो कि कानपुर की है। ठीक है। इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान है। इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष 10 में से यूपी का एक संस्थान है, वो है आईआईटी कानपुर, जो कि 5वें नंबर पे है। ठीक है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित आईआईटी पटना को 66वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे? बेंगलुरु,
को विश्वविद्यालय श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में किसे स्थान प्राप्त हुआ? विज्ञान श्रेणी में किसे? विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को, और अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को अनुसंधान में भी, और नवाचार श्रेणी में आईआईटी कानपुर को। अभियांत्रिकी के विषय यानी कि इंजीनियरिंग के विषय में आईआईटी मद्रास को पहले शीर्ष स्थान मिला। भाई प्रबंधन विषय में आईआईएम अहमदाबाद को, फार्मेसी विषय के समय राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। दंत चिकित्सा के विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। विधि विषय में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला। वास्तुकला एवं नियोजन विषय के क्षेत्र में 30 पर आईआईटी रुड़की रही। वहीं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली रही। नए संसद भवन का उद्घाटन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक युग यानी कॉलोनियल एरा के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविद यानी कि एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक अभिलेख कार्यालय, जिसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित कर दिए गए। इसके साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ आधिकारिक नाम इसका जो अब वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है कि दोनों नागरिक उद्यान यानी कि सिविल गार्डन्स शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक जो है वो संसद भवन है, जो सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। आइए समझते हैं इसमें और। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ये 28 मई 2023 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में शेंगोल भी स्थापित किया। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। त्रिभुजाकार में ये नया संसद भवन 4 मंजिल का है। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, एक ज्ञान द्वार है, एक शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु लगभग 8,888 सीटों की क्षमता है। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन में लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है, जो राष्ट्रीय पक्षी यांत्रिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी पर आधारित है यानी पीकॉक पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक जो हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प, इसका संसद भवन को जो आंतरिक हिस्सा मोर पर है और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नए संसद भवन के प्रांगण में जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है, यह प्रांगण है उसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी लगाया गया है। संसद भवन में सेंगोल की स्थापना, सेंगोल के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया। इस सेंगोल को एक तमिल अधीनम यानी कि धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के स्थानांतरण का क्या था? प्रतीक था। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की जो लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी।
14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, में रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिल में जो चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। वहीं सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को भी प्रदर्शित करती है। अगली हमारी है उड़ान 5.2। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमान नीति यानी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा की गई। राष्ट्रीय नगर विमान नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जो है वो उड़ान योजना है। उड़ान का पूर्ण रूप तो ये है कि उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के लिए भरी गई। पहली उड़ान कहाँ? शिमला से दिल्ली के बीच। उड़ान योजना के अंतर्गत अब 4 चरणों को मंजूरी भी प्रदान की गई है। 4 चरण में उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 और उड़ान 4.0। स्मरणीय तथ्य ये हैं कि उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमान मंत्रालय ने 21 अप्रैल को उड़ान 5.0 की भी शुरुआत करी। इसमें इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। यानी 24 मई 2023 को नगर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई। उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का, ये कौन सा हेली शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? ये खजुराहो के मध्य प्रदेश में। और किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उड़ान 5.2 योजना लॉन्च की, जो कि हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया इन्होंने। हेली सेवा ऐप, अब ये कभी पूछ लेगा कि हेली सेवा ऐप किससे संबंधित है, तो हेली सेवा जो ऐप है उड़ान योजना से संबंधित, यानी कि नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय उससे संबंधित है। तो ये उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये शुरू किया था। हेली शिखर सम्मेलन की बात करें तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन अंश लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ध्यान रहे कि 5.2 योजना की जो श्रेणी है जिसमें 9 से कम सीटें 1A और श्रेणी 1 में 1A में तो 9 से कम सीटें और 1 में 20 से कम सीटें जैसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे आते हैं अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित किए थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य की नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई और राज्य में मतदान यानी कि 10 मई को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना जो हुई 13 मई
2023 को संपन्न हुई संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 इन डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन और 2000। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं और इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए हैं, 15 सीटें हैं एसटी के लिए। और इस कर्नाटक विधानसभा में 73% मतदान रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान था। आगे भी बढ़ते हैं। 13 मई 2000 से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। इसके साथ बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु क्रमशः प्रथम द्वितीय स्थान पर है, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। बड़े राज्यों की जो रैंकिंग है कर्नाटक शीर्ष राज्य एवं उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर पहाड़ी राज्यों के श्रेणी में उत्तराखंड की शीर्ष स्थान पर, उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी राज्यों की श्रेणी में दादर नगर हवेली, दमन दीव स्कोर के साथ प्रथम में से। जम्मू कश्मीर इस श्रेणी में 26वें यानी अंतिम स्थान पर है। आगे चलते हैं। भारत में जल निकाय, कोई पेज मिस तो हुआ है लगता है। 41, अच्छा 44 दे रहे हैं। मैं लगा भाई पेज तो मिस कर दिया, कोई ना। कोई और जो थी, आगे देखते हैं। भारत में जल निकायों की जो प्रथम गणना की बात करें तो वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जो जनसंख्या निवासित है। हालांकि वैश्विक जल संसाधन का मात्र 4% भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार निकायों की गणना संचालित की गई। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी। प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर से जुड़े आंकड़े भी शामिल है। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली जनगणना संबंधित है। जल निकाय की पहली जनगणना है ये। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्य वार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देश में कुल 24 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 24,24,550 जल निकाय हैं। इसमें 23,55,000 55 ग्रामीण क्षेत्रों में और 69,400 ये शहरी क्षेत्रों में जल निकाय। जल निकायों की सबसे की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जल निकाय है उसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा, 5वें पे असम है। कहीं जल निकायों की संख्या के बारे में देखें तो जल निकायों की जो संख्या है उसमें शहरी क्षेत्रों में ये के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित है और 22% प्राकृतिक जल निकाय है। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या 2,45,87 दर्ज की गई है, जिसमें से 2,40,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,948 शहरी क्षेत्रों में। आते हैं केरल। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि जल बजट किसने तैयार किया तो ये केरल ने तैयार किया। तो इसके बारे में देखते हैं। जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले एवं उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है।
किसी जल कुंड या जल वृत्त के अंत संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोत तथा सम्मिलित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूल उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रतिबंधित करने हेतु किया जाता है। स्मरणीय तथ्य ये है कि 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जल बजट को प्रस्तुत किया और भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल संकट से निजात पाने के लिए जल बजट को अपनाया गया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों, 94 ग्राम पंचायतों के समाहित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 इसके बारे में भी देखते हैं। 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में। इस सम्मेलन की मेजबानी कजाकिस्तान, नीदरलैंड द्वारा की गई। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अगला हमारा है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। चिकित्सा उपकरण का व्यापक वर्गीकरण निम्न में से किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण यानी इम्प्लीमेंट्स, उपभोग यानी कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजल, सर्जिकल उपकरण एवं इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक। भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्मरणीय तथ्य ये है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निर्माण की परिकल्पना करती है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम क्या है? तो विश्व में पुस्तक ग्रामों को पठन पाठन लेखन पुस्तकों के लिए प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं जो कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। स्मरणीय तथ्य कि अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव को भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद यानी कि द्वारा जम्मू कश्मीर के सरकार के सहयोग से किया गया। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा जहां आगंतुक जम्मू और कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहीं की लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। ज्ञात रहे कि हे ऑन बे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। विश्व का पहला पुस्तक नगर क्या है? हे ऑन बे। ये वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। कहाँ पे? वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। मई 2017 में बेलार गांव जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में है देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता। देश का पहला यानी कि बेलार गांव, देश का पहला बेलार गांव है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में। अप्रैल 2020 झारखंड का जामताड़ा जिला का हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। यानी कि झारखंड का जामताड़ा जिला है उसके हर गांव में लाइब्रेरी खुलवा रहा है ये झारखंड का जामताड़ा। जबकि दिसंबर 2000 केरल के धर्मदम को भारत का पहला
पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया। यानी कि केरल के धर्मतम को भारत का पूरी तरह से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि केरल का धर्मतम जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें पूरी तरह से इसमें लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि 4 राज्यों के शासित प्रदेशों यानी कि यथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतन श्रृंखलाओं में से एक है। कौन? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली है। गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय और अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन के रूप में विद्यमान है। उल्लेखनीय कि हाल में अरावली जो पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थली एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य है कि हाल ही में भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का, हरियाणा का कौन सा गांव है? हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना। यह वानिकी की माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली शामिल है, जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस परियोजना के तहत वन रोपण, वन पुनर्वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र जैव विविधता में बढ़ोतरी भी होगी और बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता और जल उपलब्धता और जलवायु में भी क्या होगा? सुधार होगा। उत्तर अगला है जो हमारा टॉपिक, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 22 से 27। उद्योग खाद्य प्रसंस्करण नीति है 22 से 27। खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का यानी कि 32% विनिमय सकल घरेलू जीडीपी का 40%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीय स्तर का है, यानी ट्राइटियरी लेवल का है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 22 से 27 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी जो कि 22 से 27 को मंजूरी प्रदान की। यदि यह नीति अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन यानी जब तक नई नीति नहीं बन जाते तब तक ये प्रभावी रहेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग और उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशक नोडल एजेंसी होंगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हों और उसने लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीत ली हों तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देंगे। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुछ कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें पर विजय प्राप्त की हो या फिर उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए, ये भी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि
उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में भी मान्यता अगर मिल गई हो तो भी उसे हम नेशनल पार्टी घोषित कर लेंगे। उपर्युक्त शर्तों में किसी एक शर्त को भी अगर राजनीतिक दल पूरा करता है तो वह इस मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य है। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, जबकि अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया कि तुम दे दो भाई, उनसे वापस ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में देश में कुल दलों यानी कि जो राष्ट्रीय दल है वो कितने 6 हैं राष्ट्रीय दल। इस प्रकार 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल का रूप में मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार आम आदमी पार्टी के कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। याद रहे कि चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई मार्क्सवादी है वो बची हुई है, एक सीपीआई हट गई, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दल के दर्जा के रूप में बची हुई हैं। वाइब्रेंट विलेज ग्राम योजना ये कौन सी है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण यानी कि 22-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम यानी बीबीपी की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्मृति तथ्य के 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने ब्राइमेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 22-23 में से 25-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा क्षेत्र से 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में से 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों को पहचान की गई, जिसमें 465 गांव 55 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। आगे आते हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड और त्रिपुरा का विधानसभा का जो निर्वाचन भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन कराए गए। तथ्य है कि 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। मेघालय में 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2023 को निर्धारित थी और जिसके कारण 27 फरवरी को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र की कुल जो संख्या है वो 60 है। ज्ञात रहे कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि जो मेघालय में एसटी यानी 60 में से 55 एसटी की है, जबकि अनुसूचित जाति की कोई भी सीट नहीं है यानी कि एससी की यहाँ कोई सीट नहीं है भाई मेघालय में सबसे ज्यादा एसटी की सीट है। मेघालय विधानसभा में 86% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 7 मार्च 2023 को कॉनरेड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली। प्रेस्टन टाइनसोंग तथा शिनवांग वलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 9 मार्च 2023 को एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के थॉमस ए संगमा ने 11वीं मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड की ये 13वीं विधानसभा है जिसका कार्यकाल 12 मार्च 2023 तक निर्धारित थी, जिसके कारण 27 फरवरी को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। तो राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 60 है। इनमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि 60 में से 59 एसटी के लिए हैं और आरक्षित हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्र चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो कनिमी निर्विरोध विजयी घोषित हुए। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 12 सीटें बल्कि एनडीपीपी को 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई और यह उपलब्धि एनडीपीपी की हैकागुनी जखालू के नाम पे है। दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहोतो ओनुओ क्रूस भी पश्चिमी आगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। टीआर जेलियांग तथा यान थंगोपैटन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 20 मार्च 2023 को सेरेंगेन लोकसभा 14वीं जो नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च को होनी थी, तो इसके कारण 16 फरवरी को इस चरण में चुनाव संपन्न कराए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और 20 सीटें एसटी के लिए हैं। 20 एसटी के लिए। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा, क्योंकि 8 मार्च को भाजपा के नेता माणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगली आती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आपराधिक रिपोर्ट है, नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ जिसमें पुलिस है, जेल प्रणाली है, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने की सूचना को एकत्रित करती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि आईजेआर 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का ये जो था वो तीसरा संस्करण था आईजेआर का। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टीआईएसएम प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। इस रिपोर्ट का प्रथम जो संस्करण था वो 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, एक बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और दूसरे में छोटे राज्य। और इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर इन्हें श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया। आईजीआर 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में जैसे कर्नाटक भारत का जो श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे आईजीआर में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यूपी सबसे नीचे है, ध्यान रखना है। कर्नाटक सबसे ऊपर है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ है और वहीं अंतिम स्थान पर छोटे राज्यों में गोवा सबसे नीचे है। न्याय के 4 स्तंभ के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है कि जैसे शीर्ष राज्य में कर्नाटक और अंतिम 3 राज्य में देखो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। एमबी गंगा विलास योजना विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। एमबी विलास गंगा क्या है? विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 है, 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्ग यानी वर्तमान में 5 वर्तमान और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देश में 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि, देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावना विद्यमान है। एमवी गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यानी कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। वाराणसी शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील में ये पूरी हुई जाके। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल थी। ध्यान रहे कि एमबी गंगा बिलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया से भी गुजरी। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। साथ ही ये क्रूज जो यात्रा है कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी थी। ठीक है, यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटनों स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिसमें भारत बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। यानी कि गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक यानी मेंसस अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। यानी कि ध्यान रहे कि एमबी जो गंगा विलास पोत की जो लंबाई है वो कितनी थी, 62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। इस यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकियों से युक्त है। यानी कि ये न तो प्रदूषण करता है और न ये शोर करता है। नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी और पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म पर आधारित है ये एमबी गंगा विलास पोत। केरल उच्च न्यायालय जो है वो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला
पहला उच्च न्यायालय बना, यानी कि केरल ने जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, उनमें इसने निर्णय दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल में संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि अधोलिखित है। जिसमें क्या है, असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ये उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था, बोला था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा संस्करण (एनएलपी) द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में यानी फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा इसकी केरल की है मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए, यानी कि मणिकुमार और साजी पी चाली के द्वारा। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। कौन कौन से? एक वाहन क्रय ऋण है, यानी कि व्हीकल परचेज लोन से संबंधित एक निर्णय था, और दूसरा था चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय था। जब दोनों थे, यानी कि वाहन क्रय ऋण था और चेक डैम के निर्माण से संबंधित है। इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवंत प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई। हुबल्ली जंक्शन का है नहीं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबल्ली जंक्शन। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबल्ली जंक्शन को सामान्यतः एसएसएस हुबल्ली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। बस 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबल्ली जंक्शन कर दिया था। वहीं पुनः 2020 में इसे बदलकर एसएस हुबल्ली जंक्शन कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी दपुरे कि हुबल्ली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कि हुबल्ली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक का हुबल्ली। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबल्ली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया और इसकी लंबाई 1507 मीटर है। कितनी है? 1507 मीटर। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहला हुबल्ली जंक्शन जो कर्नाटक में है, दूसरा गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में, तीसरा कोल्लम जंक्शन केरल में, तीसरा खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में, 5वां स्टेट सबवे शिकागो अमेरिका। यानी कि सबसे ज्यादा लंबे प्लेटफॉर्म जो है वो 4 तो विश्व में भारत में ही है, 5वां स्टेट अमेरिका के शिकागो में। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना, यानी कि 5G टेक्निक देश की 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं?
बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल है। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना। तो ये भारत का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? विदिशा। विदिशा विदिशा भारत का पहला आकांक्षी जिला है। याद रहे, विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। दिस वन इज मध्य प्रदेश। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। कोल्लम भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय के बाद अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों, इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित ही नहीं है। अगर संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज, लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल ने यानी कि कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की और कोल्लम की यह उपलब्धि संवैधानिक साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। द सिटीजन 2022 का परिणाम। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति, केरल स्थानीय प्रशासन रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल पर शिक्षित किया गया और इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया, यानी कि जो 2000 जो प्रशिक्षक थे, जिन्होंने ट्रेनर्स थे, उन्हें सीनेटर कहा गया। तो सीनेटर क्या है, और ये भी पूछ लेगा कि सीनेटर क्या है। तो सीनेटर ये है कि यानी कि जो केरल में जो कोल्लम गांव है उसमें जो प्रशिक्षण संविधान के दिए थे जिन्होंने, उसे सीनेटर बोला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीनेटर। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसे कहते हैं, यानी कि क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें पेट्रोलियम, जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही में भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी, यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन इमिशन हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन से वर्ष 2023 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं, यानी कि लगभग 125 गीगावाट की अवध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता का विकास, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक का रोजगार सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन को अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्ति प्रदाता बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का भी सृजन करना है। आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कमी करनी है और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का भी विकास करना है। उद्योग के लिए निवेश, व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना है, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करने हैं, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है,
अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन आधारित, बायोमास आधारित दोनों प्रकार के हाइड्रोजन उत्पादन विधियों को शामिल किया गया। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न होता हो। वायनाड की बात करें, वायनाड जो है सभी जनजाति के लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। वायनाड क्या है? सभी जनजाति जो लोग हैं, सभी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन्हें बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन नामक अभियान, जो केरल के वायनाड जिला के प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेज को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, जिसके भौतिक दस्तावेज के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जनवरी 2023 में केरल का जो वायनाड है जिला, यहाँ वायनाड से राहुल गांधी सांसद है, ठीक है, ये जान रहे, राहुल गांधी सांसद है वायनाड से। जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। इस बुनियादी दस्तावेज एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इन दस्तावेज को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजी लॉकर के खातों में सहेजा गया। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरेड तकनीकी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग में रूप में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर पर MLD है, यानी कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरेड तकनीकी का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीकरण अनुसंधान यानी नीरी द्वारा किया गया है। फाइटोरेड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र का जो निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है और ये 554 लीटर प्रतिदिन MLD क्षमता के ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना थर्ड के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कमोडोमियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षर किया गया कि यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना यानी फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर रेसिडेंटल सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में
3.12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव पीपीआरएल द्वारा ही किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। वहीं इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ बिवेरियन कॉमोडिनी में घरेलू उपयोग के हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, यानी पूरी तरह से यहाँ की जो बैंक है पूरी तरह से डिजिटल है, कोई कागज वाला काम नहीं है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। बिल्कुल, इतना बिजी आदमी हो गया है, घर बैठे ही सब कुछ कर लेगा। 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के अनुसार राज्य में पात्र सभी 3 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा अथवा डिजिटल में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना। केरल का पहला जिला ये त्रिशूर है। स्मार्ट कार्यक्रम की बात करें तो स्मार्ट का विस्तारित रूप तो ये है स्कोर फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोथायराइड्स, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्प्लेडिमिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। उल्लेखनीय कि NCISM और CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल यानी कि IR इंटरनेशनली जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में। वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाएं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समाधान की, तो उसमें हमने ये पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय समय। भारत केन्या के बीच में IR के बारे में पढ़ते हैं, भारत और केन्या के संबंध में। भारत के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो, रूटो क्या है, भारत केन्या के राष्ट्रपति रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार इन्होंने संभाला और उनकी पहली यात्रा भी थी। तब यात्रा के दौरान वैश्विक जैव ईंधन संगठन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस तथा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एक तो हुआ रेलों में सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वयन सफल डिजिटल समाधानों, और दूसरा 23 से 27 की अवधि के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के मध्य MOU।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य में। अब आता है ना भारत और तंजानिया के बीच क्या कर, यानी कि भारत और केन्या के बीच 5 जो समझौते हुए। कितने समझौते हुए भारत और केन्या के बीच? भारत और केन्या के बीच 5 समझौते। यही मुख्य है इसका पार्ट। अब आईआर में आते हैं, तो आईआर में जो भारत और तंजानिया के बीच, भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की जो राजकीय यात्रा की। उल्लेखनीय कि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सुलूहु हसन। ये तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारतीय यात्रा है, ये समझ लो। इसके साथ ही G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी ये। यानी कि G20 में हमने अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकी यूनियन, तो अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली जो अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष है। तंजानिया की राष्ट्रपति यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों की जो रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक पंचवर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी। उल्लेखनीय कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास एक प्रथम संस्करण अक्टूबर के तंजानिया में आयोजित हुआ था। भारत और तंजानिया के मध्य 23 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम यानी कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी हस्ताक्षर हुआ। भारत में फरवरी 2023 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की और यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की भी घोषणा की। तंजानिया की जो राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की जो राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। जेएनयू ने सामिया सुलूहु हसन जो आई थी उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। भारत ग्रीस की बात करें, अब भारत ग्रीस का आईआर संबंध। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरिलियोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की राजकीय यात्रा पर गए। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी ग्रीस में। और उल्लेखनीय कि इसके पूर्व 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा करी थी। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अनोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत की द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का भी निर्णय लिया। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकलोपोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। भारत यूएई का आईआर संबंध देखो, भारत यूएई में क्या है। 15 जुलाई 2023 को यूएई यात्रा में के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि UNFCCC COP28 के अध्यक्ष सुल्तान
अहमद अल जोबर से मुलाकात की और ज्ञात रहे कि यूएई की अध्यक्षता में यूएनएफसीसी COP 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में किया गया। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एएमयू पर हस्ताक्षर हुए। इस एएमयू का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना करना है। उल्लेखनीय कि आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना करने की घोषणा की है। यानी कि आईआईटी मद्रास ऐसा पहला आईआईटी है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ने अपना जो परिसर है जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया है। मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में, और आईआईटी जो दिल्ली है उसने यूएई में। भारत फ्रांस के बीच क्या संबंध है? भारत के फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट की। प्रधानमंत्री की फ्रांस की 6वीं यात्रा थी यह। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई। 13 जुलाई 2023 को भारत प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के राष्ट्रपति एलिजाबेथ वॉर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी वेस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह यानी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया था। वेस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 3 अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी में भी प्रतिभाग किया। उल्लेख है कि ये दूसरा अवसर था जब भारतीय प्रधानमंत्री को वेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके पूर्व 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वेस्टिल डे परेड में भाग लिया था। मोर्से फ्रांस के भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई। भारत के यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी। इस हेतु भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रांस में यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई। भारत मिस्र की बात अब देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-25 जून की मध्य मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी और यह वर्ष 1997 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा थी। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। कि दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान मिस्र एक सलाहकारी निकाय है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य कायरा अल इतिहासिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठकें संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तथा
बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुए। 25 जून 2023 को कायरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। उल्लेखनीय किया, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने। याद रहे कि 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब आता है भारत अमेरिका के बीच संबंध क्या क्या है। नरेंद्र मोदी 20 से 24 जून 2023 के बीच मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर संपन्न हुई। यह मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन ये सभी यात्रा द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु ही संपन्न हुई थी। पहली ऑफिशियल तो यही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा न्यूयॉर्क से हुई, यानी कि 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम थी 23 के अंतर्राष्ट्रीय योग के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। अमेरिकी कांग्रेस की जो संयुक्त बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उल्लेखनीय कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा संबोधन था। पहला संबोधन उन्होंने 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच है, करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। यानी कि उल्लेखनीय कि आर्टेमिस समझौते मूलतः 23 अक्टूबर 2023 को हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, यूके और अमेरिका है। यह समझौते ऐसे सिद्धांत का समूह है जिन्हें 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्ञात है कि इसरो और नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु निशार नासा इसरो सिंथेटिक आर्बिट्रल रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार देश बन गया है। याद रहे कि एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश हैं एमएसपी के सदस्य। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी एमएसपी का भागीदार है। जून 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र को लॉन्च किया गया। इंडस एक्स विश्वविद्यालय, इंक्यूबेटर, कॉर्पोरेट विचार मंच और निजी विशेष निवेश हितधारकों का मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। अमेरिका द्वारा भारत में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्यिक दूतावास बंगलुरु एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जाएगी। अमेरिका में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। भारत सर्बिया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा की। यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। और यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात की। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य परामरिबो की यात्रा पर रहीं। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती मुर्मू की पहली राजकीय यात्रा थी सूरीनाम की। उल्लेखनीय, जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए थे। इससे सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम की यात्रा ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीय के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह मुख्य अतिथि के रूप में हुई थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। सूरीनाम का भारत नेपाल के बीच संबंध क्या है? 31 मई 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल यानी कि प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच एक लंबी अवधि ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा आयात का लक्ष्य निर्धारित किया। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन यानी नेपाल तक ले जाने का भी निर्णय लिया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की और मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद भी अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन भी अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद, गुजरात पहुंचे थे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच में उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को ही अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया और 10 मार्च 2023 दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारतीय ऑस्ट्रेलिया भारत शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी की घोषणा की गई। 1 मार्च 2023 को भारत 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा जनरल कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय। 3 मार्च 2023 ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलेगा। यह विदेशी विश्वविद्यालय जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। भारत भूटान के बीच क्या संबंध है? भूटान नरेश जिम्बे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा अभी संपन्न की 3 से 10 नवंबर के बीच। यह यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम महाराष्ट्र का भी दौरा किया।
इसके पहले 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, लेकिन उल्लेखनीय कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया। मतलब भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के जो सहयोग में सम्मिलित हो गया। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना जो कि 720 मेगावाट का निर्माण किया गया, जैसे हाल ही में भूटान को सौंपा गया है। उल्लेखनीय कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पार या रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोझाकर असम के गैलोफी भूटान से जोड़ेगा। भारत एवं भूटान के मध्य पहला लिंक है ये सीमा पारीय रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। भारत और इटली के बीच क्या संबंध है? मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा की मार्च में। यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में रायसीना संवाद में भाग लिया भी। भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं गांठ थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इटली के रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इसके बाद 25-26 फरवरी को मध्य चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी को बंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका यानी जर्मन चांसलर ने श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इससे पहले 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे ये। हाल ही में यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से ही किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। भारत मिस्र 24 से 27 जनवरी के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा तो की, लेकिन 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस में भाग लिया था। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 में भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को G20 में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यात्रा के दौरान भारत में संबंधों की राजनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई और रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। भारत बांग्लादेश की बात करें, 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली ने वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला 2018 में तो रखी गई थी। भारत और बांग्लादेश की पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है ये। बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित बिपटन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण देखते हैं, इंटरनेशनल प्रकरण। अब ये IR होगा इंटरनेशनल रिलेशन, कौन से देश के साथ किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारे हो गए। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकरण है वो, यानी गरबा की बात करें, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं
जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात व देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति चित्र आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल हैं, जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने, बोत्सवाना में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कुल 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया। इस प्रकार अब तक यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासत हो चुकी हैं। 51 नई विरासतों से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया। इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात की जो गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व में सूची शामिल किया गया। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो कि हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबो या गरबा शब्दों की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। इसमें इस गरबे की स्थापना करने के बाद मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को गरबा कहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सदस्य है। समिति 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं, यानी कि रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में, वैदिक मंत्रोच्चार ये भी 2008 में, कुटियात्तम संस्कृत नाट्य कला है जो कि 2008 में, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है 2009 में, मुडियेट्टू केरल का नाट्य रंगमंच है, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और नृत्य 2010 में, छऊ पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है 2010 में, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख, जम्मू कश्मीर पवित्र ग्रंथों का पाठ है, संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन ढोल वादन है जो कि 2013 में, पंजाब के जडियल गुरु के ठठेरों और पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बने जाने वाले बर्तनों की शिल्प कला, योग 2016 में, नवरोज नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2017, कुंभ मेला 2017, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में और गुजरात का गरबा जो है 2023 में शामिल किया गया है। तो भारत के में कुल 15 अमूर्त धरोहर हो चुकी हैं यूनेस्को के उसमें शामिल है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय आगे के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का सूचकांक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। याद रहे कि यूरोप तथा 63 अन्य देश
संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतों में देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें कौन कौन सी है? ये पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह सूचकांक का 19वां संस्करण है। 2024 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश की इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंदर रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। किसी भी देश को अत्यधिक उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त ही नहीं हुई। डेनमार्क को CCPI 2024 सर्वोच्च रैंक पाने के रूप में चौथा स्थान मिला। डेनमार्क को, सऊदी अरब को अंतिम स्थान मिला 67वां। विश्व का बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन बन गया जो कि पिछले 51वें स्थान पर है। विश्व का दूसरा CO2 उत्सर्जक अमेरिका बना जो 57वें स्थान पर है। चीन 3 G20 सदस्य यानी जिसमें भारत 7वें स्थान पर है, जर्मनी 4थे स्थान पर है, यूरोपीय संघ 16वें स्थान पर उच्च प्रदर्शन के साथ शामिल है। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार है। CCPI 2023-24 की जो शीर्ष देश है जैसे डेनमार्क चौथे नंबर, एस्टोनिया 5वें, फिलीपींस, भारत 7वें, नीदरलैंड 8वें, मोरक्को 9वें, स्वीडन। ब्रिक्स देशों की ब्रिक्स भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रसिया। अंतिम 5 देश सऊदी अरब, ईरान, UAE, दक्षिण कोरिया, रूस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 7वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली श्रेणियों में भारत का यह स्थान है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उच्च कोटि उच्च है, नवीनीकरण ऊर्जा में मध्यम है, ऊर्जा उपयोग में भी उच्च है, जलवायु नीति में मध्यम है। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष देश श्रेणी जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन फिलीपींस सबसे ज्यादा है। नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे ज्यादा नॉर्वे है। ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा जो दे रहा है वो फिलीपींस दे रहा है। नॉर्वे सबसे ज्यादा नवीनीकरण ऊर्जा ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा फिलीपींस कर रहा है। और जलवायु नीति सबसे ज्यादा नीदरलैंड की। 10% ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? वर्ष 1923 स्थापित प्रेम पत्रिका द्वारा 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर यानी तत्कालीन प्रोफेशनल मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया है। इसे चार्ल्स लिंडबर्ग इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति या समूह या विचार का चयन किया जाता है। पूरे विश्व के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से
प्रभावित किया हो, और भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले एकमात्र भारतीय थे जिन्हें 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि 14 और 16 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य ये है कि 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम वर्ष 2016-13 के 10 पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है चार्ल्स लिंडबर्ग, और पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। ठीक है, गायिका है, पॉप सिंगर है। 2017 में टाइम मैगजीन ने द साइलेंट वेपर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाएं टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया है। साइलेंट ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार का विरुद्ध आवाज उठाई है। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बनी। साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित प्रथम व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची क्या है, यानी कि सीईओ ऑफ द ईयर किसे चला गया था, सैम ऑल्टन जो ओपन एआई का है। एथलीट ऑफ द ईयर किसे गया, लियोनेल मेसी को चुना गया। विक्ट्री ऑफ द ईयर एलेक्सन निवेल को चुना गया। नदी डॉल्फिन के संरक्षण की वैश्विक घोषणा। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व के प्रमुख तंत्रों में पाई जाती हैं। इन 6 प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावती नदी डॉल्फिन, तुकुंजा नदी डॉल्फिन। यांगत्से फिनलेज पाइपेइन डॉल्फिन शामिल है, विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन प्रजाति है जिसे वेजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है, को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया था। 2024 अक्टूबर 23 में एशिया और दक्षिण अमेरिका के सदस्य एशिया के 11 देशों ने विश्व की नदियां डॉल्फिन जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर मिरर डॉल्फिन बाय 2023 के हस्ताक्षरकर्ता यानी 11 देश निम्न: बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी यूएस यानी कि क्वेकोरेली सिंबल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों को मूल्यांकन 11 संगीतों के आधार पर किया जाता है। 8 नवंबर 2023 को यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग
2024 लागू की गई। यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है। ज्ञात रहे कि पिछले वर्ष में 118 विश्वविद्यालय थे, अब की बार 148 है। 3 पैकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। पैकिंग विश्वविद्यालय हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शामिल 100 में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IMC बेंगलोर, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली। रूस सीफई संधि से बाहर। CFE संधि का पूर्व उपयोग ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप 1990 को पेरिस यूरोपियन में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई। CFE संधि एवं कानून रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय शांति संधि, जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सो संधि के सदस्य थे। इस संधि का उद्देश्य प्रयुक्त दोनों सैन्य राजनीतिक गठबंधनों एवं वार्सा संधि सदस्यों को पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करना। संधि के माध्यम से राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को सीमित किया गया। यह संधि पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुनिश्चित और स्थिर डिजाइन की गई। इसमें है 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों संधि से बाहर गया। क्या तय रहे? जून 2023 में रूस CFE संधि से बाहर होने के अपने निर्णय के संबंध में संधि के डिफॉजिटरी और अन्य पक्षस्थ देशों को अधिसूचित किया गया। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय है। CFE संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरोप अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। याद रहे कि CFE संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की प्रमुख 5 श्रेणियां जैसे टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान आजादी की शीत युद्ध काल के अंतिम वर्षों में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में